नाटक शुरू होने से पहले हमारी कुछ औपचारिकताएं हैं। हम चाहेंगे कुछ होते रहे। हम आमंत्रित करते हैं मंच पे राजीव रंजन प्रसाद जी को। आप मंच पे आने का बचिए। हमारे देश प्रशांत कुमार जी, असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार आए हुए, आपसे गुजारिश करेंगे आप मंच पे आए। धन्यवाद। सचिव अभिनय आपसे गुजारिश करेंगे राजीव रंजन प्रसाद जी को शॉल देकर सम्मानित करें। हेलो मिस्टर जी, Have a seat. शराब पीते हो? जी मैंने पूछा शराब पीते हो? आपने मुझे यहाँ शराब पीने के लिए बुलाया है? नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ शराब पियो। माफ कीजिए, मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ग्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कितने साल से नौकरी करते हो? यही कोई, आपने मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है? नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ खास नहीं है मेरे पास बताने के लिए। सभी के पास कुछ न कुछ खास होता है बताने के लिए। तुम्हारे पास भी होगा। जैसे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। माँ बाप बचपन में ही अलग हो, रिश्तेदारों ने पढ़ा, पढ़ाई बैंक के कर्ज से पूरी हुई और नौकरी अपनी काबिलियत में मिल गई। काबिल तो तुम हो। कोई गर्लफ्रेंड? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों? उसकी मौत हो चुकी है।
वो जिंदा है। वाह, वो जिंदा है, ये तो अच्छी बात है। क्या वो तुमसे प्यार करती है? बहुत। एक टाइम पे कितने लोगों से प्यार कर सकते हो? मतलब कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करते ये कैसा सवाल है? कितना कितना मतलब इंच, फीट या फिर गहराई? हो? ये तीनों चीज प्यार में होती है। मैं नहीं मानता। तुम्हारे जैसे लोग मान ही नहीं सकते। तुम्हारे जैसे लोग मतलब? खैर छोड़ो, आप बात काटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जैसे लोगों से आपका क्या मतलब? तुम्हारे अंदर ही को भरा पड़ा है। आप फिर बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ जाहिर है कि तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं हुई। देखिए, मुझे आपकी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तो बस ये जानने आया हूँ तुम कि एक कॉम्प्लेक्स के शिकार हो। क्या? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तुम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, और आप कर सकते हैं? डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बहुत मैटर करती है। मैं अपने इमोशन को सिद्ध करने में माहिर हूं। ये मेरा घर है। तुमसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। क्या मैं एक बैग और शराब पी सकता हूं? ये आपका घर है, आप जो चाहे कर सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी तुम्हारा भी रहा हो। आपके कहने का मतलब क्या है? कई बार इंसान बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पाल लेता है और वो कुछ पल के लिए पूरे भी हो जाते हैं। जेडी साहब, आपके घर को अपना घर बनाने की मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। क्या तुम सही कह रहे हो? ये आपके ऊपर है, सच या झूठ। आपके दिल को जो तसल्ली हो, आप मान सकते हैं। मैं एक अजीब सी उलझन में। कैसे हुई? जब आप अंधेरे में होते हैं और आपके आसपास कुछ परिवर्तन कर दिए जाए, कुछ बदल दिए जाए, तो उजाले में आने के बाद आप बहुत सारे सवालों से भर जाते हैं। क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे? अभी कुछ ही दिनों पहले मैं उजाले में आया, इसलिए बहुत सारे सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें। माफ कीजिए, लेकिन इन बातों में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी बीवी को जानते थे? हाँ, जानता था। उससे पहली मुलाकात? मतलब? नाटक मत करो। मैं क्या पूछ रहा हूं ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। एक दोस्त की पार्टी में मिला था। फिर मतलब? मतलब कि तुमने बातें की, हेलो बोला। वैसे शुरुआत तो हेलो से हुई। ऐसा क्या था मेरी बीवी में जो तुम्हें हेलो बोलने पे मजबूर किया? मुझे याद नहीं। वैसे मर्दों को औरतों की उदासी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उदास औरतें खामोश अपने अंदर एक रहस्य को छुपाए होती है और मर्द उस रहस्य को जानने की कोशिश में अक्सर लगा रहता है, और इसी रहस्य को जानने में अक्सर लोग इश्क कर बैठते हैं। क्यों रजत, मैं ठीक कह रहा हूं? जरूरी नहीं कि उदास औरतें अपने अंदर एक रहस्य छुपा लें। मैं आपकी इस फिलॉसफी पे यकीन नहीं करता। तो फिर किस बात पे यकीन करते हैं? या फिर उदास औरतें तुम्हें पसंद नहीं? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। देखिए, अब वो इस दुनिया में नहीं, अब वो एक इतिहास बन चुकी है। उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। इतिहास ने हमें बीते हुए कल के बारे में बताया है, जिसे जानकर हम और चालाक और मक्कार बने। इतिहास ने हमें एक दूसरे से बैर करना सिखाया है, और इसी इतिहास ने हमें बेहतर बनाया है, गलतियां करने से बचाया है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं अपनी बीवी और तुम्हारे बारे में एक एक बात जानना चाहता हूं, एक एक बात। और अगर मैंने बताने से इनकार कर दिया तो? बताने से इनकार कर दिया तो? शायद नहीं जानते कि जीवन तक इनकार करने का मतलब क्या होता है।
मैंने आज तक ये गन नहीं चलाया, लेकिन आज चलाने का बड़ा मन कर रहा है कि मैं इसका इस्तेमाल करूं। Are you serious? Damn serious! और इस सीरियसनेस को बदलना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि वो दिल से होते हुए दिमाग में जगह बना रखी है और चारों तरफ आग की तरफ फैली हुई है, और इसे बुझाना मेरे बस में भी नहीं है। क्या वो उस रात उदास थी? हाँ, उस रात वो उदास थी, और जब मैंने पूछा तो बताने से इनकार कर दिया। जब मैं पार्टी से बाहर की तरफ निकल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैंने पलट कर देखा तो वो आपकी बीवी थी, जो मेरे साथ ही बाहर की तरफ आ रही थी। वो मेरे पास है, मैं उन्हें देख के मुस्कुराया, और फिर क्या? वैसे आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? तुम उसे अपने घर ले गए होगे और फिर तुम दोनों ने एक ऐसा संबंध बनाया होगा जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। नहीं। तो फिर तुम उसे मेरे घर लाए होगे और मेरे बिस्तर को गर्म किया होगा? नहीं। तो फिर क्या हुआ था? उसने मेरा नंबर मांगा और तुमने दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया। अक्सर ऐसे सिचुएशन में लोग अपना नंबर दे ही देते हैं। आप ही कहते हैं ना, सिचुएशन मैटर्स। सिचुएशन मैटर्स। यू आर राइट, सिचुएशन मैटर्स। उस रात को बहुत बीमार थी। तुम्हें कब पता चला? नंबर लेने के कुछ दिनों बाद उसने मुझे फोन किया और मुझे कॉफी पर बुलाया। वैसे मुझे कॉफी पसंद नहीं, फिर भी तुम गए? हाँ, मैं गया और हमने खूब सारी बातें। क्या बातें? ये बहुत पहले की बात है, मुझे ठीक से याद है। कुछ तो याद होगा? हाँ, बस इतना याद है कि वो अक्सर बोलते बोलते चुप हो जाती थी, मुझे देखती रहती या फिर अपने घड़ी। कॉफी शॉप में वक्त बिताने के लिए कॉफी पे कॉफी ऑर्डर किया करती थी। उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम मुझे घूरने में जाता, अक्सर खामोश रहती थी, न जाने ऐसा क्या ढूंढती रहती थी मुझे। हो सकता है तुम्हारे अंदर मुझे ढूंढ रही हो सकता है वो ये सोच रही हो कि मैं उससे पहले क्यों नहीं मिला। नहीं, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया था। वो यकीनन मुझे ही ढूंढ रही हो। आपका ख्याल अच्छा है, लेकिन क्या वो सच में आपको ढूंढ रही थी, ये कहना मुश्किल है। मैं उसका पति था और तुम उसके खरीदे हुए सहानुभूति के गंधे थे, जो उसकी हर बात को सुनते और फिल्मी अंदाज में हीरो की तरफ से सहानुभूति देते। बस। ना मैंने कभी बिकने की कोशिश की और ना ही उसने मुझे कभी खरीदा। मेरे घर पे कितना टाइम बिताया? जितना आपने भी। क्या तुमने मेरा बेडरूम भी देखा? बहुत अच्छी तरह से। तुम्हें डर नहीं लगा? डर? किस बात पर? यही कि किसी दिन तुम्हारे मौजूदगी में मैं आ जाता तो क्या होता उस दिन? आपको एक सच का सामना करना पड़ता, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा दुख होता, आप गुस्से में शराब की बोतलें खाली करते और मैं फिर आता, मैं रो जाता और आपके सामने आपकी मर्दानगी को ललकारता। आपका आना मुझे हिम्मत दे देता। फिर आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स जन्म लेता और आप अपने कॉम्प्लेक्स और अपने बुढ़ापे के साथ आंख निचोली खेलते। इस गन से अपने ख्वाबों में आप न जाने मुझे कितनी बार मार चुके हो और इसके लिए आपको कोई सजा भी नहीं होती, क्योंकि उन ख्वाबों में जज और वकील का काम आप आंखों में निभा रहे होते। राजा!
गोली तुम्हें भी लग सकती थी। नहीं जेडी साहब, आप मुझे अभी नहीं मानो, क्योंकि जिस जलन से आप जल रहे हैं वो मुझे भी आपको मारने नहीं देगा। अब क्या बचा है? तुम मेरी बीवी के साथ सो चुके हो। सब कुछ यही खत्म हो जाता। सच कह रहे हैं, वो सोना ही, उसकी उंगलियां मेरे बालों में चली, हौले हौले से मेरे कानों में खुशबूदार सांसें छोड़ी, मुस्कुराती, खिलखिलाती, चमकती रोशनी की तरह। आपकी बीवी मुझे राजकुमार होने का एहसास दिलाती थी। मैं उसे कभी कविताएं सुनाता और वो मुझे अपने गाती। तुम्हें अंदाजा भी है कि जो तुम बोल रहे हो उसका मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा है? इन बातों का और इस महफिल का इंतजाम आप ही ने किया। मैं तो बस एक प्यादा हूं जो इसे आगे बढ़ाने का काम करता हूं। तुम कह रहे थे कि वो गाना गाती थी। क्यों? आपकी बीवी थी, आपको कभी गाना नहीं सुना है? हम शुरुआती दौर में ठीक थे, फिर काम ने मुझे ऐसा दबोचा कि वक्त ही नहीं मिला उसके गाने सुनने का। तो फिर आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? क्योंकि तुमने उससे मुझे अलग किया। हेलो इंस्पेक्टर, आपसे बहुत जरूरी काम है। जी नहीं, फोन पे नहीं बता सकता। क्या? इधर से पेट्रोलिंग के दौरान? जी, आपसे बहुत जरूरी काम। जी, आप यहां पहुंचते ही मुझे फोन कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। तुम्हारा इंतजाम तो कर दिया, मैंने अपने हाथ को रंगीन किए। तुम्हारे जैसे लड़कों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। तुम अपना टाइप कभी जान ही नहीं पाओ। प्लान अनब्रेकेबल, जेडी का प्लान। क्या हुआ? किस सोच में डूब गया? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कमिंग। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, ये आपका पार्सल। बोतल वहां रखो। जी सर। तुम्हारा बिल कितना? 2200 रुपये सर। सर मेरे पास चेंज नहीं है। कितना चाहिए? थैंक यू सर। 1 मिनट। जी। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ? क्या मतलब? नहीं समझा सर। अब इसका मतलब भी मुझे समझाना होगा। हाँ सर, प्यार तो हुआ था, लेकिन शादी के बाद। प्यार अक्सर शादी के बाद ही होता है, उससे पहले तो फैशन की तरह सर चढ़ के बोलता है और विंटर सेल की तरह सर्दियां खत्म होते ही उतर जाता है। लेकिन साहब,
यहाँ तो सर्दियां खत्म होने ही हैं, पता ही किसी और के साथ। ओहो, तो तुम भी साथ में जल चुके हो। क्या बताऊं साहब, बहुत प्यार करता हूँ उससे। सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मगर वो किसी और से दिल लगा बैठी और मुझे अकेला छोड़ के चली गई। बता के या बिना बताए? क्या फर्क पड़ता है साहब? तो तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या तो तुम बर्दाश्त करते? हाँ साहब, बर्दाश्त कर ये अब, क्योंकि मैंने कुछ कर ही नहीं सकता था। अगर करते तो क्या करते? तो भी कुछ नहीं करता साहब, जाने देता। जेडी साहब, आप ये देखना चाहते हैं कि आप सही हैं या गलत? मुझे आपसे हमदर्दी हो रही है, थोड़ा सारा है। आप एक डिलीवरी बॉय से कंपैरिजन कर रहे हैं। वैसे बात क्या है साहब? क्यों? तुम्हारा खून नहीं खोला? जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ, तुम नामर्द हो, तुम्हें जनाना खाने में भर्ती हो जाना चाहिए। वो मर्द ही क्या जिसे जलन न हो। जरूरी नहीं कि मर्द होने का मतलब खून खौलना ही हो, मर्दानगी किसी और तरीके से भी दिखाई जा सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जलन होना स्वाभाविक है और ये मर्द और औरत दोनों में होती है। सही कहा साहब, बिल्कुल सही कहा। जब मुझे यह पता चला कि मेरी बीवी किसी और के साथ है तो मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, बहुत गुस्सा आया। उसका प्रेमी जो मेरा जानने वाला था, मैंने उसे मारने का पूरा इंतजाम किया था, पूरी योजना बनाई थी साहब। और एक रात मन को पक्का करके चल दिया उन दोनों को मारने। मगर साहब, गया तो था उन दोनों को मारने और खुद ही मर के चला आया। क्या हुआ था उस रात? साहब, जब मैं उसके घर के करीब पहुंचा तो मुझे एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी और उस खिड़की के अंदर मैंने झांकने की कोशिश की और मैंने देखा। क्या देखा? मैंने देखा। क्या वो सेक्स कर रही? नहीं साहब। तो क्या कर रही? साहब, मैंने देखा कि मेरी बीवी उसके साथ उसके बिस्तर पर बैठी और मेरी कमियां बता रही थी साहब। साहब, मैं दिन भर मजदूरी करता था, सबके चूर हो जाता था साहब। मैं अच्छे कल के लिए हमेशा कोशिश करता रहता था साहब, हमेशा कोशिश करता था। कभी कभी मैं बिस्तर पे नाकामयाब हो जाता और मेरी बीवी इन्हीं सब कमियों के बारे में अपने प्रेमी को बता रही थी साहब। लेकिन उसका प्रेमी सब कुछ ठीक करने की नसीहत दे रहा था और मेरी तारीफ भी कर रहा था साहब। लेकिन मेरी बीवी कुछ भी मानने को तैयार नहीं, कुछ भी। मेरा गुस्सा अफसोस में बदल गया था साहब। चाकू मेरे हाथ से छूट गया और मेरे आंख में आंसू भरे। मैं रोता हुआ कब घर वापस आ गया मुझे खुद पता नहीं साहब। रात को कब मेरी आंख लगी मुझे खुद पता नहीं। सुबह उठकर देखा तो मेरी बीवी मेरे बगल में सोई। मैं उसे कुछ देर तक सोता हुआ देखता रहा और फिर उसी वक्त ये फैसला किया कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। फिर मैं अपनी बीवी को उठाया और कहा कि जा, तुझे जिसके पास जाना है जा, जिसके साथ रहना है रहा, तुझे आज के बाद बोलने वाला कोई नहीं होगा। मैं गांव छोड़ के जा रहा हूं। और साहब, मैं मुंबई चला आया। तो फिर तुमने उसे कभी नहीं ढूंढा? नहीं साहब, मैं फिर कभी दोबारा काम नहीं किया। तो तुमने अपनी बीवी और उसके प्रेमी को जाने दिया? हाँ साहब, छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी अपने प्रेमी के साथ खुश होगी? यह तो पता नहीं साहब। नहीं, वो खुश नहीं होगी। वो दर दर की ठोकरें खा रही हो और उसके प्रेमी को कोई दूसरा मिल गया होगा। तुम्हें उसके प्रेमी को मार देना चाहिए। लेकिन मैंने जो किया अपनी बीवी के खुशी के लिए क्या साहब? तुम नामर्द हो। मेरे 2 बच्चे हैं साहब और दूसरी बीवी मुझसे बहुत खुश रहती है। तुम जा सकते हो। वैसे साहब, ज्यादा ज्यादा एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो। ये बंदूक किसके लिए है साहब? ये बंदूक बीवी के प्रेमियों को मारने के लिए और तुम जैसे नामर्द को मारने के लिए। तुम्हें चाहिए? नहीं सर। गेट आउट। ना जाने कैसे कैसे पागल लोग हैं इस दुनिया में। वो पागल नहीं है, इज ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्टी माय फुट। ऐसे लोगों को इस दुनिया से चले जाना चाहिए।
ऐसे लोगों से ही कंपटीशन कमजोर होता है। ये आपका परसेप्शन हो सकता है। हाँ, ये मेरा परसेप्शन है और यही परसेप्शन करेक्ट है। जाओ, जाकर के सर्वे करा लो, सब पता चल जाएगा। अभी अभी एक एग्जांपल आपके सामने से गया है जडी साहब। वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे क्या मालूम कि भावनाएं क्या होती। और आपको पता है। हाँ, मुझे पता है और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी के बीवी के साथ संबंध बनाने से क्या होता है। मरने के लिए तैयार हो है। आप मेरी तैयारी छोड़िए, आप अपनी तैयारी देखिए। आपके हाथ कांप रहे हैं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर, मैं अभी आ रहा हूं, 5 मिनट में। तुम यहीं रुकोगे, मेरा इंतजार करो। भागने की कोशिश मत करना, मरना समझ लो। पता नहीं क्यों मैं इसके इतने करीब आ गया। मुझे इसका कोई खास रीजन नजर नहीं आता। एक दोस्त की पार्टी में मिला, मुझे उसे देख के ऐसा लगा कि मैं उसे बहुत पहले से जानता, बिल्कुल जानी पहचानी से। मैं आखिरी वक्त में उसके साथ नहीं था, लेकिन वो जब मुझसे मिली थी तो कह रही थी उसे आजाद होना है जिंदगी से। मैं बस यही सोचता रहता था, आखिर होती क्या है आजाद? सांसों का खत्म हो जाना या फिर खुली हवा में सांस लेना? सॉरी, दरवाजा बाहर से लॉक है। Hello, it's me. I was wondering after all these years I'd like to be to every say the time's supposed to hit, but I ain't done much healing. Hello, and you. I'm in California dreaming about who. अच्छा, तो तुम थे, इसलिए मैं सोचूं कि जेडी की आवाज में इतनी जवानी कहाँ से आ गई। वैसे तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? रजत। ओके, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो मुझे जेडी ने बुलाया। We have business to discuss. Wait a minute, तुम वही हो ना, जेडी की बीवी की बॉयफ्रेंड, राइट? वैसे बहुत सही जगह हाथ मारा था, बहुत पैसे वाली थी, लेकिन काश वो तुम्हें पहले मिली होती। वैसे एक बात बताओ, ये एज गैप तुम लोग कैसे मैनेज करते थे? मतलब
मतलब कि she was 45 and you are 24. कैसे किया ये? आप जेडी के काफी करीब मालूम पड़ती। मेरी उम्र भी पता है आप। हाँ, कुछ दिन पहले ही मुझे जेडी ने बताया कि उसकी बीवी का एक बॉयफ्रेंड था, और जब उसे इस बात का पता चला तो ओह माय गॉड, वो गुस्से से पागल हो गया था। उसके जाने के बाद पता चला या उससे पहले? उसके जाने के बाद उसने तुम्हारे बारे में एक डायरी में कुछ लिखा था, और उसे पढ़ने के बाद अगर तुम उस दिन उसके सामने होती ना तो वो तुम्हें चांद से मार देता। वैसा तुमने बताया नहीं। क्या? यही कि एज गैप तुम लोग कैसे मैनेज करते हो? वैसे तुम कैसे मैनेज करती? आई मीन यू मस्ट बी 28 एंड जेडी इज 50। कैसे करती हूँ मैं तो मंथली पे हूँ। क्या? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। तुम भी जरूर मंथली पे रहे होगे। ये मंथली क्या है? दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और तुम अभी भी वहीं के वहीं खड़े हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, जेडी मुझे अपने साथ रहने के 2 लाख रुपए महीने देता है एंड पब्स एक्स्ट्रा। यानी तुम सेक्स के लिए चार्ज करती हो? यस माय डार्लिंग, जेडी जब भी नशे में होता है तो मैं इन सारी चीजों पे चार्ज करती हूँ, और क्यों ना करूं? ये मर्द साले होते ही ऐसे। अच्छा। एंड व्हाट अबाउट फीमेल? क्यों? जेडी की बीवी ने तुम्हें बताया नहीं? क्या? जब तुम उसके साथ बिस्तर गरम करते थे। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं होती। तो क्या बिस्तर पे तुम लोग देश के प्रॉब्लम के बारे में बात करते थे? खैर, छोड़ो ये सब। तुम तो मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक उससे कितने पैसे कमाए? पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं कमाए। झूठ मत बोलो, हम दोनों एक ही नाव की सवारी है। We are same boat brother। क्या समझे? We are same boat brother। नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं कमाए। ओहो, तो तुमने कोई पैसे नहीं कमाए? अफसोस, बदल लो अपनी इस आदत को। Use people for sex and money। मुझसे ये सब नहीं हो सकता। वैसे जेडी की बीवी तो गई, अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मेहता की बीवी से बात कर सकती हूँ। बहुत पैसे वाली है, शी इज वेरी रिच, और मेहता बेचारा मेरे रूप के पीछे पागल है। गोल्ड का बिजनेस करता है और दिन रात नशे में रहता है। कोक मारता है। एक बार तो मैंने भी ट्राई किया था, मजा आ गया। वो 2-2 महीने अपने घर से बिजनेस के काम के लिए बाहर रहता है, और उसकी खूबसूरत बीवी घर पे अकेली। अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो, क्योंकि शी नीड बॉय लाइक यू। वो तुम्हारा सारा खर्चा उठा लेगी। थैंक यू। कैसे इंसान हो, इतना बड़ा ऑफर ठुकरा रहे हो? वो तुम्हें रहने के लिए एक बड़ा सा घर भी देगी। तुम अभी भी हंस रहे हो? तुम और हम, अगर तुम चाहोगे तो तुम और मैं मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी औरतें हैं और बहुत सारे ऐसे मर्द जिन्हें हमारी जरूरत है। और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उनके कॉन्टैक्ट दे सकती हूँ। वैसे आइडिया बुरा नहीं। तो क्या कहते हो, कब से शुरू किया जाए? नहीं, मैं अपनी जॉब में खुश हूँ। वैसे तुम जेडी को कब से जानती हो? बहुत सालों से। क्या?
उससे भी पहले से। मैं पहली बार उससे उसके ऑफिस में मिली थी। जॉब के लिए? हाँ। और फिर परमानेंट हो गई? नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेहनत जैसे? जैसे उसे रोज रिझाना, उसके पसंद के कपड़े पहनना, ताकि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सके। और इसमें कितना टाइम? ज्यादा नहीं, 3 महीने। 3 महीनों में मैं उसके करीब आ गई और 5वें महीने में मैंने उसके बच्चे को अवॉर्ड करा दिया। काफी फास्ट है आप। अब लड़कियों को थोड़ा फास्ट होना ही पड़ता है। वैसे वो बच्चा नाजायज था। शुरुआत प्यार से हुई थी, लेकिन जेडी ने इसे बिजनेस बना दिया। 2 लाख की नौकरी करती हूँ और जब भी उसे जरूरत होती है मैं उसके पास होती हूँ। वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे। मुझे कभी कभी उसके साथ पार्टीज में भी जाना पड़ता है। कुछ हाई प्रोफाइल, कुछ पुलिस वाले उसके दोस्त हैं और जिनसे उसके काम बनते हैं उसके साथ मुझे रात बिताने का अलग ही चार्ज मिलता है। वैसे पुलिस वाले से याद आया, जेडी किसी पुलिस वाले से मिलने गया। क्यों? पता नहीं। क्या वो गुस्से में था? हाँ, और उसके पास एक गन भी थी। तब तो वो तुम्हें जरूर मार देगा। तुम यहाँ से चले जाओ। जेडी की पुलिस में अच्छी जान पहचान है और उसने मेरी शक्ल भी देख ली, कहीं से भी ढूंढ निकाला। तो तुम ये शहर छोड़ दो। कोई फायदा नहीं, आज इस किस्से को खत्म वहीं जाना। जेडी तुम्हें मार के ऐसी जगह फेंकेगा ना कि कोई तुम्हारा पता भी नहीं लगा पाएगा। क्या फर्क पड़ता है? और बाय द वे, तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हो? वो सब मैं नहीं जानती। तुम यहाँ से चले जाओ और तुम चाहो तो वो गेट खोल सकते हो और जेडी आएगा तो मैं कह दूंगी कि तुम यहाँ थे ही नहीं। और रही मेरी बात, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जेडी अपनी बीवी से जुड़ी हर एक बात मुझसे जानना चाहता है। हमने तो भी शुरुआत ही की, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी। इतना जिद्दी होना ठीक नहीं है। नहीं, जिद्दी नहीं, लेकिन इतिहास को जितनी जल्दी पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। अगर इतिहास को हम बार बार किस्तों में पढ़ेंगे तो हर बार दर्द बराबर होगा। लेकिन जेडी की बीवी बहुत अच्छी थी। जब वो मुझसे मिली थी तो बहुत ज्यादा बीमार थी। उसके जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं रोज उसके अंदर जीने की इच्छा पैदा करता। काफी फिल्मी हो। फिल्मी नहीं, इंसान। हाँ, मेरा मतलब तुम्हारा तरीका फिल्मी है। पता नहीं, तुम्हें देख के तुम्हारे ही जैसे एक लड़के की याद आ गई। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक लड़का मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन यू नो, हम लड़कियों को ये देखकर ही पता चल जाता है कि कौन हमसे प्यार करता है और कौन हमें बुरी नजर से देख रहा है। वो मेरी बहुत केयर करता था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा केयर से घिन आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने बिल्कुल तुम्हारे ही तरीके से फिल्मी अंदाज में जवाब दिया। और अब जब बिस्तर पे मैं अकेली अपनी जिंदगी की तरह घसीटते हुए उस पंखे को देखती हूँ, तब मुझे उसका जवाब याद आता है। ऐसा क्या जवाब दिया? यही कि जब भी तुम अकेली होगी तो तुम्हें मेरा प्यार, मेरी केयर बहुत याद आएगी और तुम मुझे ढूंढोगी। तो तुमने उसे ढूंढा? नहीं, और ना ही कभी ढूंढना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्यार भी बहुत अजीब होता है। मिल जाए तो परेशानी, ना मिले तो परेशानी। लेकिन कभी कभी उसकी बहुत याद आती है। तो तुमने उसे छोड़ा क्यों? राइट क्वेश्चन। क्योंकि वो मेरे खर्चे नहीं उठा सकता था। वैसे अक्सर ब्रेकअप इसी वजह से होते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कहा तुमने।
गरीब घर में पैदा हुई थी और जब बड़ी हुई तो लालच से दोस्ती हो गई और फिर पता ही नहीं चला ये दिव्यानी कब तोल मोल करने लगी। जिस चीज की मुझे चाह थी मैंने बहुत जल्द जेडी के जरिए सब कुछ हासिल कर लिया और आज मेरे पास बहुत पैसा है आज मेरे पास। लेकिन मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं, प्यार से अपनी बाहों में भरने वाला कोई नहीं, शाम को मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं। कभी कभी मन करता है अपने इन हाथों से आटे को सानूं। किसी के लिए धोतियां बनाओ, किसी के लिए कपड़े धो, किसी के लिए बिस्तर संभालो और अपनी मर्जी से अपने जिस्म को किसी के हवाले कर दो। लेकिन कोई नहीं, कोई भी नहीं। उनसे मिलने को तो क्या कहिए, उनसे मिलने को तो क्या उनसे मिलने को ज़माना चाहिए। खैर, ये रास्ता मैंने खुद चुना है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। क्या तुम जेडी को फोन कर सकती हो? क्यों? काफी देर हो चुकी। मौत जितनी देर से आए उतना ही अच्छा है। मौत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे घर भी जाना है और कल सुबह ऑफिस भी। शराब पीते हो? हाँ, कभी कभी, ऑकेजनली। बैठो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक पैक बनाती हूँ।
ये लो। क्या फायदा? फायदा फायदा मैं बताती हूँ। जब गोली लगेगी तो दर्द नहीं होगा। Cheers. पियो। Hello, darling. Where are you? मैं तुम्हारे घर पे। हाँ मैं। लेकिन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो डार्लिंग? मुझ पे शक कर रहे हो क्या? क्या हुआ? पूछ रहा है बेडरूम में हो या लिविंग रूम में? बेडरूम में? मतलब अगर आपके खेत में आपकी मर्जी के खिलाफ कोई और खेती करता है तो बुरा लगता है। यानी उसे लग रहा है कि मैं और तुम। Yes, my darling. Sorry, darling. Sorry. तुम्हारे तो कपड़े भी गीले हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन तुम शराब मत पिया करो। क्यों? तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। तो तुम मुझे कंट्रोल करो ना। तुम्हें देख के मुझे अपने कॉलेज वाले लड़के की याद आई। देखिए, प्लीज मुझे टच करो ना। देखो देवयानी, प्लीज मुझे टच करो। यानी एक बार मुझे कंट्रोल योरसेल्फ। एक पैर में तुम्हारा ये हाल है। अक्सर पार्टीज में मुझे जेडी को खुश करने के लिए सबके साथ पीनी पड़ती है, और जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं वोमिट करती हूँ और फिर पीती हूँ, और फिर रात भर जेडी मुझे नशे में नोचता रहता है। मैंने उससे बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। क्या तुम मुझे प्यार कर सकते हो? प्लीज मुझे प्यार करो ना। सुनो ना, मुझे टच करो ना। प्लीज मुझे टच करो। प्लीज मुझे टच करो। मैं नहीं कर सकता ये। इडियट, बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने देवयानी को धक्का दिया। अरे अच्छे लोग देवयानी को देख के पागल हो जाते हैं। क्या तुम जेडी की बीवी से सच्चा प्यार करते थे कि उसे धोखा नहीं दे सकते? ये धोखा देने वाली बात नहीं है देवयानी। तो फिर क्या बात है? अब तो वो मर गई। मुझे प्यार करो ना प्लीज। मुझे टच करो ना। एक बार मुझे टच करो। देवयानी, इससे क्या मिलेगा तुमको? एक पुराना एहसास जो मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। उस लड़की की आस भरी नजरें मुझे आज भी ढूंढ रही होगी। मैंने बहुत बार कोशिश किया कि यहाँ से निकलूं, जेडी की इस जाल से बाहर निकलूं, उसे ढूंढूं, लेकिन जेडी का ये जाल मुझे यहाँ से निकलने नहीं देता। तो जाल को तोड़ा भी जा सकता है। मैं इस जाल को नहीं तोड़ सकती। तुम कर सकती हो। तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो, जो जेडी से काफी दूर हो। वहां सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो, और तुम्हारी इमेजिनेशन में वो लड़का जो तुमसे बहुत प्यार करता था। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम कर नहीं सकती या फिर करना नहीं चाहती? मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, मैं नहीं कर सकती। अब बहुत देर हो चुकी है। कहाँ देर हुई? सब कुछ वही, वो कॉलेज, वो लड़का, सब कुछ वही। बस तुम्हें हिम्मत करने की जरूरत है। क्या तुम मेरे को लड़की नहीं बन सकते? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से कभी नहीं। वाह! इसके बारे में
जेडी की बीवी को पता था? हाँ बता। कितना बड़ा दिल था उसका यार। उसने अपने दिल में तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों को रखा। जानते हो, जब उसे जेडी और मेरे बारे में पता चला तो वो मुझसे मिलने आई थी। एक अजीब सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे। वो अपने पति को मुझसे बांट रही थी। और इनसिक्योरिटी तो कहीं थी ही नहीं। वो बहुत खुश थी वो। नहीं दिव्या, वो तुमसे मिलकर बिल्कुल खुश नहीं थी। हाँ, खुश थी तो सिर्फ इस बात से कि तुमसे वो जेडी को सब कुछ मिल रहा था जो उसकी बीवी उसे नहीं दे सकती। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है? शायद हाँ। जेडी और उसकी बीवी के बीच में दरार मैं नहीं डाली थी। और तुम्हारे बारे में भी जेडी को मैं ही बताई थी। जब भी तुम स्टारबक्स से कॉफी पीकर बाहर निकलते थे तो मेरी गाड़ी तुम्हारे ऑटो का पीछा करती और पीछा करते करते तुम्हारे घर तक पहुंच जाती। और जानते हो, तुम्हारे घर का एड्रेस बताने के लिए मैं जेडी से 10 लाख रुपए लेती। 10 लाख। तुम इतनी गिरी हुई हो? नहीं, सिचुएशन ने मुझे ऐसा बना दिया। और ये सब मैंने जेडी से ही सीखा है कि किस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं। मैं भी अपने सपनों में अपने सपनों के राजकुमार के सपने देखा करती थी कि सफेद घोड़े पे सवार राजकुमार आएगा, तबड़क 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 तबड़क। लेकिन बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि आजकल के राजकुमारों के पास सफेद घोड़े नहीं होते। आजकल के राजकुमारों के पास होता है BMW, ऑडी, मर्सिडीज। और वो सब जो मैंने सपनों में देखा था वो सब बिल्कुल झूठ था, जहर की तरह, जो मुझे पीना ही पड़ा। अब तुम ही बताओ, अगर जहर मिलेगा तो जहर ही बांटूंगी ना। तुमने उस औरत के साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, मैंने अपने साथ सही किया। वो तो वैसे भी कैंसर से मरने वाली थी। जरूरी ये है कि पॉजिटिव साइड देखो। वैसे भी तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। तुम अभी सिर्फ 24 साल की हो। जैसे ही उम्र अपनी तेजी दिखाएगी ना, तो ये दुनिया बहुत डरावनी लगेगी। ऐसा लगेगा कि सब लोग बहुत आगे निकल गए हैं और तुम अभी भी वहीं अटके वहीं खड़े हो, अपने आदर्शों के साथ, अपने रोमांस के साथ। और फिर गुलाबीपन लाल होने लगेगा। जवान। जेडी ने मेरा फोन काट दिया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मौत से डर लग रहा है क्या? तो फिर आओ ना, आप रोमांस करते हैं। मुझे अलग अलग मर्दों के साथ रोमांस करना बहुत अच्छी तरह आता है। सुनो ना, मर्द की उंगलियों ने मुझे छुआ जरूर है, लेकिन मैंने अपने जिस्म पे कभी इसके निशान नहीं बने। तुम मुझे एक बार अच्छी तरह देखो। देवयानी को देख के अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, जेडी की बीवी से ज्यादा मजा दूंगी। मुझे टच करो प्लीज, मुझे प्यार करो प्लीज, मुझे प्यार करो, मुझे टच करो। साले धोखेबाज!
ये क्या किया? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आपने हमारी बातें सुनी? नहीं, लेकिन मैंने देखा कि तुम मेरी बीवी की तरह मेरे कीप को अपना शिकार बना ली। लेकिन जो आपने देखा वो सच नहीं था। सच माय फूल! तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये तो मर गए। गोली मेरे मारने के लिए ही चलाई। मुझे जाना है। नहीं, देखिए, काफी रात हो चुकी और जो आपने ये काम किया मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता। तुम इस मर्डर के अकेले गवाह। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें इंतजार करना ही होगा। कितना? जेडी, जेडी, कहाँ हो मेरे दोस्त जेडी? कहाँ हो मेरे दोस्त जेडी? हेलो जेडी, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ। देखो, मैं आ गया और आज मैं अकेले नहीं आया हूँ, तुम्हारे लिए खास तोहफा भी लाया हूँ। ये देखो, मेरा सबसे बेहतरीन टूल्स, मेरी ये नाइफ बहुत ही शार्प है। ओह, आई एम सॉरी जेडी, मैं आज तुम्हारे लिए अपना सबसे बेहतरीन टूल्स लेके आया हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए अपनी कोई फेवरेट डिश बनाना चाहता हूँ। बोलो जेडी, क्या बनाना है? आज तो मैं कुछ भी काट सकता हूँ। ये इसे क्या हुआ जेडी? ये यहाँ क्यों लेटी? ये मर चुकी है। क्या? पर कैसे? मैंने इसे गोली मार दी। क्या कह रहे हो जेडी? तुमने इसे गोली मार दी? याद रखो, तुम बच नहीं सकते। मैंने तुम्हें यहाँ क्वेश्चन करने और अपना ओपिनियन देने के लिए नहीं बुलाया। आई एम रियली सॉरी जेडी, आई डिडंट मीन इट। मेरा ये मतलब नहीं। ये लड़का कौन है जेडी? ये मेरी बीवी का प्रेमी है और आज इसका मैं मर्डर करने वाला था। अगर इसका मर्डर करने वाले थे तो फिर इसे क्यों मार दिया? क्योंकि ये भी मेरी बीवी की तरह इस लड़के से मिलकर मुझे धोखा देने वाली थी। इसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो फिर वो क्या था जो मैंने देखा? शराब के नशे में अपना होश खो बैठी थी। अपने कॉलेज के दिनों के एक लड़के को याद कर रही थी और मुझमें उसका अक्स देख रही थी। और वो इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि वो तुमसे थक चुकी थी। इसे प्यार चाहिए था, बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह। तुमने इसे अपने कामयाबी पाने का हथियार बना दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम इसे अपना काम बनाने के लिए पुलिस वालों के पास भेजते थे। वो झूठ बोल रही और थी। तुम्हारी बीवी? मेरी बीवी क्या? वो भी झूठ बोलती थी। मेरी बीवी ने ऐसा क्या बना तुमने? उसने मुझे ऐसे रात पता है, अगर एक एक करके बताऊं ना तो सुबह हो जाएगी। अरे एक मिनट, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। जेडी, इधर आओ। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? मैं चाहता हूँ कि तुम इस लाश को डिस्पोज करने में मेरी मदद करो। इस लाश को काटना है? क्या कह रहे हो जेडी? मैंने कभी किसी इंसान को नहीं काटा। और जानवर को? जानवर और इंसान में फर्क होता है जेडी। कोई फर्क नहीं होता। जानवर भी अपने बचाव में हमला करते हैं और मैंने भी किया। मेरे 3 गिनने तक तुम दोनों इस लाश को उठा करके बाथरूम में ले जाओगे, वरना समझ लो 1 2 मैंने कहा ना। और नहीं जेडी, मैं तैयार हूं। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं जेडी। मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूंगा। तुम प्लीज ये गन नीचे कर लो। सुनो, हमें इस लाश को ठिकाने लगाना। चलो उठाओ उसे। बकवास मत करो, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। बात मानो, बात समझने की कोशिश करो। देखते नहीं जेडी के सिर पर खून सवार है। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगा। मत करो। ठीक है, मरो। जेडी, मैं तैयार हूं। मैं इस लाश को अकेले ही ठिकाने लगा दूंगा। गुड। तुम्हारे एहसान चुकाने का ये सही वक्त है। जितना जल्दी हो सके इस लाश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो। हाँ जेडी, मैं अभी इस लाश को काट देता हूं। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। तुम प्लीज गन नीचे करो। आज बहुत ही बुरा दिन। आप ही ने बनाया। मारना मुझे चाहते थे, मार किसी और को। और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। न तुम मेरी बीवी के साथ सोते न ये दिन देखो। बहुत हो गया। तपती रेत में अक्सर हमें पानी नजर आता है, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तो वो रेत ही होती है।
आप बार बार कहते हैं कि तुम मेरी बीवी के साथ सो चुके हो। आपको नहीं लगता कि आप अपनी बीवी की बेइज्जती करते हैं? एक ऐसी औरत जिसको ओवेरियन कैंसर है, वो मुझसे मिलती है और बताती कि अब ज्यादा जी नहीं पाएगी, एक दोस्त चाहिए। आपने पहले ही मुलाकात में मुझे बताती है आपके बारे में। लेकिन साहब, जब आप ज्यादा अमीर नहीं थे तो आप ज्यादा खुश थे, हर वक्त उसके करीब रहते थे। वो चाहती थी कि आप फिर से करीब हो जाए। आपके लिविंग रूम में बैठकर हम सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात किया करते थे। कभी कभी तो सुबह तक उसके मुंह से मैं सिर्फ आपकी कहानियां सुना करता था, और जब उसका दर्द बढ़ता था तो मोर्फिन का इंजेक्शन घुसा रहा होता था उसके शरीर में। आपको क्या पसंद है क्या नहीं, सब कुछ शुरू से अंत, यहां तक कि देवयानी के बारे में भी। आपको पता है, जब आपकी बीवी को देवयानी के बारे में पता चला था तो वो उससे मिलने गई थी, और वो सिर्फ इस बात से खुश थी कि उसके जाने के बाद कोई तो है आपको संभालने के लिए। समय कि आपके पास बड़ा पाव खाने तक के पैसे नहीं थे, और एक समय ऐसा आया कि 2 लाख रुपए महीने पे एक इंसान को खरीद ली, और उसी 2 लाख रुपए की नौकरी बचाने के लिए उसने आपको हमारे बारे में बताया। मैंने आपकी वो कहानियां भी सुनी जब आप पूरी रात ख्वाब देखते थे और सुबह सर्कल पर निकल जाया करते थे उसको पूरा करने के लिए। कितनी सूझबूझ के साथ आपने अपना मुकाम हासिल किया, कोई गलती नहीं। आपको पता है, आपके ऑफिस जाने के बाद देवयानी अक्सर यहां आया करती थी। घर के सारे नौकरों को छुट्टी देकर घर का पूरा काम आपकी बीवी से करवाती थी, एक कैंसर पेशेंट से। और आपकी बीवी बिना हुक्म किए करती रहती। क्या आपको पता है? नहीं। आपको कैसे पता? आप बहुत एनालिटिकल जो हो गए। देवयानी ने हमारे बारे में बताने के लिए आपसे 10 लाख रुपए लिए। सच बता, जो तुम कह रहे हो वो सच है? मैंने इसे किसी राज का खुलासा नहीं किया जेडी साहब, जो आपको पता नहीं। सच बताना, क्या मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती थी? जितनी आप उससे नफरत करते थे उससे भी कहीं ज्यादा। जेडी जेडी जेडी, मैंने उस औरत के सारे नाखून काट कर अलग कर दिए, लेकिन अफसोस कि मेरा ये बेहतरीन टूल्स उसके शरीर पे जरा भी काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं जेडी? तुम अपना बेहतरीन चाकू मुझे देना। लाओ। हाँ जेडी, ये लो, पर ध्यान से, ये बहुत शार्प है। जरा अपना हाथ आगे करना। क्यों जेडी? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा यह बेहतरीन चाकू कितना समझ है? हाँ जेडी, समझ गया जेडी, मैं अच्छी तरह समझ गया। आज तो मैं उस लाश को काट ही दूंगा। हाँ, काट दूंगा। जेडी मैं वो कह रहा था अब कि मेरे पास एक और प्लान है। प्लान? हाँ जेडी। नहीं जेडी, मेरे पास कोई प्लान नहीं। तुम प्लीज ये करो, मैं उस लाश को काट देता हूं, अभी काटता हूं। हाँ, काट देता हूं।
मेरी बीवी मुझसे प्यार करती रही और मैंने उसके प्यार का कभी कदर ही नहीं की। प्यार? या फिर उसके प्यार का बिजनेस बना डाला? 4 साल उसने दर्द में मुझे, हर दिन वो यही ख्वाब देखती थी कि आप एक नए दिन उसके पास आ जाए। लेकिन आप इतनी दूर चले गए थे जेडी साहब की आपको वापस लाना एक सदी को बदलने जैसा था। ये बात सच कि मैं आपके घर आता था, आपके लिविंग रूम में बैठकर काफी दफा चाय पी, आपका बेडरूम भी देखा, लेकिन आपकी बीवी को छूने की कोशिश कभी नहीं की और ना ही उसने कभी कुछ ऐसा इशारा किया मुझे अपने पास बुलाने का। हम दूर रहकर अपनी बातें शेयर करते थे। माफ करना दोस्त, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। क्या बात, माहौल इतना सीरियस क्यों है? कुछ नहीं। अच्छा, ये वो लड़का है आपके बीवी का प्रेमी? हाँ, ये वही लड़का है। यार कैसे करते हो ये सब? कुछ टिप्स मुझे भी दे दिया करो। जो भी हो, दूसरों के बीवियों पे नजर डालना ठीक बात नहीं है, ये काम गलत है। आप मुझे यहाँ सही गलत का फर्क बताने आए। रखे जरा संभाल के। सही और गलत क्या होता है मैं बताऊंगा। यार जेडी, क्या करना है इसको? अभी तक मारा नहीं इसको? मारना इसे ही था, लेकिन अफसोस उससे पहले मेरे कीप की मौत हो गई। What? ये ज्ञानी मर गई? इस लड़के ने उसे गोली मार दी। क्या? ये झूठ बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूं कि लड़का जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है, मैंने देखा और मेरे साथ साथ शेफ ने भी देखा। रुकिए, मैं अभी बुलाता हूं। शेफ! हाँ जेडी, आ रहा हूं। अरे आज तो मैं आज उस लड़की को सुनो, देवयानी को गोली किसने मारी? मैंने या इसने? हाँ, इसी ने देवयानी को गोली मारी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने मेरे सामने देवयानी को गोली मारी। दोनों झूठे हैं। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ। चुप। झूठ और सच का फैसला कोर्ट में होगा। चलो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो तो मैं देख लूंगा। चलो। जी, ये इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आया? मैंने बुलाया। तुमने? थैंक गॉड, अच्छा किया जो उसे बुला लिया। अब मुझे क्या करना है जेडी? तुम जा सकते हो। क्या? मैं जा सकता हूँ? लेकिन तुमने अपने एहसान का बदला अभी तक नहीं चुकाया। हाँ जेडी, वो मैं कभी भी वक्त आने पर चुका दूंगा। तो मैं जा सकता हूँ जेडी? जा सकते हो। ठीक है जेडी। अब जाने से पहले क्या मैं तुम्हारी ड्रिंक पी सकता हूँ? श्योर। थैंक यू जेडी, थैंक यू। ठीक है जेडी, मैं चलता हूँ। बाय। मेरे अंदर की आग तो वो शांत हो चुकी है,
लेकिन अब दिल मुझे अपने सिकंजे में लेने लगा। मैं क्यों अपनी बीवी को नहीं समझ पाया? मैं क्यों अपनी ही नजरों से दुनिया को देखता रहा? I was wrong, completely wrong. ओह, मैंने क्या? मुझे माफ कर देना। इंस्पेक्टर, उस लड़के को लेकर यहां आओ। क्या यार जेडी, कभी कहते हो लेके जाओ, कभी कहते हो लेके आओ। इस लड़के को छोड़ दो। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरा मेहनताना पहुंचा देना। मिल जाएगा। ठीक। अब ये सब क्या है? रजत, तुम जानना चाहते थे कि तुम जैसे लोग कैसे होते? कैसे होते थे तुम जैसे लोग? अगर तुम जैसे लोग इस दुनिया में ना हो तो इस दुनिया में बैलेंस ही नहीं। मेरे जैसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग नहीं। मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कि तुमने मेरी बीवी को मेरी राह रखते हुए समझा। तुम जैसे लोग भूखे नहीं हैं। तुम जैसे लोग मानवीय संवेदनाओं से भरे पड़े। तुम जैसे लोग पुरानी किताब की तरह जो ऊपर से फट चुके हैं लेकिन अंदर से सारे पन्ने को संजोए हुए। तुम जैसे लोग गरीब जरूर हैं लेकिन फिर भी अपने अंदर पूरी दुनिया को समा लेने की ताकत रखते हैं। तुम जैसे लोग बहुत कम हैं रजत। सॉरी रजत, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जा सकते। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन उस सैफ के बच्चे ने मेरे नेल्स काट दिए। क्या तुमने मेरी सारी बातें सुनी? हाँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और तुम जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा ही करती गई। लेकिन अब तो तुम्हें ये पता चल गया होगा कि तुम्हारी बीवी का कोई अफेयर नहीं था। हाँ, उसके जाने के बाद तो ये समझ में आ गया। काश उसके जिंदा रहते हुए सब समझ गया। ऐसा ही होता है, चीजों को खोने के बाद ही उसकी अहमियत पता चलती है। और मुझे जिंदगी भर गिल्ट में जीना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। शराब पीओ? नहीं, आज तुम अकेले ही पियो। मैं चलती हूँ।
काची माता को अहंकार मत राना को आया कार से काची ओ काया कार से काची जैसे ओसना मोती झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी काया तेरी धूल हो जासी ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज जिन घर झूलता हाथी ओ जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती उससे जाने की बात। तो आइए मैं आपको अपने कलाकारों से परिचय कराता हूँ जो मंच में थे। रजत की भूमिका में थे अविनाश कपूर। अविनाश कपूर जेरी की भूमिका कर रहे थे विष्णु देव कुमार। जैफ सौरभ सिंह। देवज्ञानी रंगोली पांडे। डिलीवरी बॉय गौतम निराला। इंस्पेक्टर शशि सुमन। बैक स्टेज डिजाइन राजवीर गुंजन। म्यूजिक राजवीर। प्रोडक्शन हेड सुप्रिया लक्ष्मी। प्रोडक्शन असिस्टेंट अनामिका। मेकअप मनोज मयंक एंड अंजू। सेट डिजाइन आदर्श वैभव और सुनील। फोटोग्राफी राज नीरज राज। ड्रेस सजा अनुपमा। प्रस्तुति रंग गुरुकुल। अब मैं रंग गुरुकुल के महासचिव और निर्देशक राजवीर गुंजन जी को माइक देता हूँ। राजवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में बैठ कर आप लोगों ने नाटक देखा। मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज हमारे जो गेस्ट हैं जो अतिथि हैं वो कृपया करके मंच पे आएं और दो शब्द इन कलाकारों के लिए एक जो भी आपको महसूस हुआ जो आप देखे उसका थोड़ा सा अनुभव शेयर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे। राजीव सर, प्रशांत जी आइए सर। आप बहुत प्रस्तुति दे कला के जो मैं शुरू में बात कर रहा था, कला के जो विविध रूप हैं आंगिक, बाचिक, सात्विक और इन सभी पैरामीटर्स पर हमारे कलाकारों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और इन्होंने समाज को जो संदेश दिया है वो एक जीवंत संदेश है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग आगे यूट्यूब पर और अन्य चैनलों पर भी जाएगा, जिससे हमारे समाज के विस्तृत तबके का, एक बड़े तबके का मार्गदर्शन भी हो। ये रंगमंच बहुत ही पवित्र मंच है और यहाँ से बड़े बड़े कलाकार निकलते हैं। आप जितने बड़े कलाकार को देख लें, नसरुद्दीन शाह जी को देखें, शाहरुख खान जी को देखें, रणबीर कपूर जी को देखें, वो कल तक आप ही की तरह अभिनय कर रहे थे। आपका लक्ष्य जो है संभव है और आप इस लक्ष्य का समाधान कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आप लोग करेंगे
मैं आप लोगों को इसकी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। प्रशांत शब्द से आग्रह दर्शन। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब एक सामान्य मंच पे हूँ। मतलब मुझे तो रियल लग रहा था, खासकर इनका रोल, फिर जीडी साहब का रोल। मतलब आप लोग का ऐसा रोल लग रहा था कि मतलब रियल मूवी टाइप का लग रहा था। और हो सकता है कि कुछ दिन में आप लोग रियल मूवी भी करें, बट सभी लोगों का रोल काफ़ी अच्छा था, आपने काफ़ी अच्छा किया। और इसी तरह हम लोग भी सरकार में हैं तो हम लोग भी हमारी बात होते रहती है हमेशा कि कुछ कलाई व संस्कृति विभाग से अगर कुछ हो तो हम लोग मतलब हमेशा कुछ मीटिंग में जाते रहते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ बड़े मंच पे कुछ और प्रयास किया जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, नाटक देखे। इतनी गर्मी में थोड़ा सा कालिदास नारायण की थोड़ा सा चीज़ें हुई हैं, बट यहाँ भी धीरे धीरे, क्योंकि अब तो मिनी थिएटर का ज़माना हो गया है, धीरे धीरे लोग सब मिनी थिएटर की तरफ ही भाग रहे हैं। जहाँ सुविधा हो, जहाँ चीज़ें हो, वहाँ करते ही हैं। और रंगमंच का बहुत बहुत बधाई दूंगा रंगमंच जी को, स्टूडियो को, जो उन्होंने मौका दिया और स्टेज दिया शो करने के लिए। और सभी को बहुत बहुत बधाई, दर्शकों को बधाई। और थोड़ा सा काम और रह गया है। मैं चाहूँगा कि राजू रंजन जी हमारे और प्रशांत जी हमारे जो गेस्ट हैं, आपके कर कमलों प्रशस्ति पत्र कलाकारों को वितरण किया जाए तो हमें अच्छा लगेगा। गुरुकुल रंग मंडल को और है निर्देशक भी श्रृंखला में है। इस नाटक के निर्देशक थे विष्णुदेव कुमार। और इस नाटक के जो निर्देशक थे वो विष्णुदेव जी थे, विष्णुदेव कुमार जी। और असिस्ट कर रहे थे विराज कपूर। और मैं चाहूँगा कि दो शब्द डायरेक्टर साहब भी बोले। इस नाटक को काफ़ी मेहनत की है। मैं तो मुंबई में था, ये लोगों ने पूरे नाटक को तैयार किया। अभी मैं तो 1-4 दिन आया हूँ, तो ये लोग पहले से ही रिहर्सल वगैरह करके सब रेडी किए हुए थे। तो मैंने कहा था कि मैं जब आऊँगा तब फिर हम लोग शो करेंगे। तो निर्देशक साहब से मैं चाहूँगा कि दो शब्द। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। अगर शायद आप न होते तो इस मंच पे हम ना होते, और आपका बड़ा सहयोग रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ रंग गुरुकुल के परिवारों का, और साथ में मेरे सहयोगियों का जो इस मंच पे अभिनय कर रहे थे। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा आज के दर्शकों का कि भीषण गर्मी में भी आप लोगों ने अपना समय निकाला और यहाँ बैठकर पूरी शांति से इस नाटक का रसास्वादन आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जो मुख्य अतिथि हैं प्रशांत सर और राजीव सर,